नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात वाराणसी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी संतों पर सियासत का अखाड़ा बन गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। गुरुवार में उन्होंने वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में मत्था टेका और सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोट बैंक को सियासी संदेश देने की कोशिश की। तो कल को संत रविदास मंदिर जाकर वो दलितों को संदेश देंगे। इसी दिन रविदास की जयंती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अनुसूचित जातियों को साधने की कोशिश करेंगी। प्रियंका सुबह 10 बजे बनारस पहुंचेंगी और सिर गोवर्धनपुर में जयंती पर होने वाले पूजन और लंगर में शामिल होंगी। इसके अलावा राजघाट स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का दर्शन पूजन और आरती का कार्यक्रम है। 28 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी में साधु संतों से आशीर्वाद लेकर जनता की नब्ज टटोलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद जेपी नड्डा का यह पहला वाराणसी का दौरा है। यूं तो नड्डा रोहिनिया में बने भाजपा काशी क्षेत्र के नए कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनके दौरे का मुख्य मकसद महंतों और संतों के साथ सियासत के समीकरण बिछाना है। इस दौरान नड्डा बाबा श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करने के यहाँ के साधु संतों और महंतों से आशीर्वाद भी लेने आ रहे हैं। कल वाराणसी में होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। वहीं अखिलेश यादव भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ 28 फरवरी को वाराणसी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। वहीं सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को जेल में 1 साल आज पूरे हो चुके हैं। आजम के ऊपर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने, यतीम खाने की जमीन कब्जा करने समेत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के अलावा कई और मामलों में कुछ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें से आजम खान को अब तक 4 मुकदमों में जमानत नहीं मिली है। 26 फरवरी 2020 को आजम खान के साथ उनकी विधायक पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला भी पिछले साल 26 फरवरी को जेल गए थे, लेकिन तंजीम फातिमा को जमानत मिल गई थी, जबकि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अब भी जेल में ही बंद हैं और जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जेल में बंद सांसद आजम खान के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर आई है। मुरादाबाद के कांग्रेस नेता ने जेल में बंद आजम खान के लिए हमदर्दी जताते हुए कहा कि सपा आजम खान के साथ नहीं दे रही है, इसलिए अब कांग्रेस आजम खान के लिए अभियान चलाएगी। तो पूर्व मंत्री आजम खान के जेल में 1 साल पूरे होने पर आज संभल में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने बाहें पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि आजम खान को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला गया। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। कानपुर के आर नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आज गोबर से बने उपले लोगों के बीच बांटे और इस दौरान उन्होंने सरसैया घाट रोड पर निःशुल्क उपला वितरण समारोह का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है कि अब वो आम जनता की पहुंच से बाहर है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए, सरकार का ध्यान गरीब लोगों की समस्या पर दिलाने के लिए हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप से एक कंडा वितरण कार्यक्रम रखा है, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने आकर के कंडा प्राप्त किया है और ये संदेश दे रही सरकार को कि आप जन विरोधी नीतियों से बाज आवें और इस गैस सिलेंडर जैसी आवश्यक चीज़ों को सस्ता करने का काम करें। वहीं राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में सूबेदार की दूसरे सूबेदार ने गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मेस का चार्ज हैंडओवर करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।
इसके बाद मारपीट होने लगी और मामला इस कदर बढ़ गया कि एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमला करने लगे। चाकूबाजी में पश्चिम बंगाल के रहने वाले सूबेदार की सिम्पा शेरपा की मौत हो गई। वहीं दूसरे सूबेदार को चोटें आई हैं। उसका इलाज कैंटोनमेंट अस्पताल में चल रहा है। आज कैंट थाना क्षेत्र में सेंट्रल ऑफिसर्स मेस में एक बॉडी मिली है। मृतक का नाम पिम्बा शेरपा है, रैंक से जेसीओ है और ये गोरखा यूनिट में पोस्टेड था। जो मृतक है इनका गला कटा हुआ है और साथ में घटनास्थल जहाँ पे वो बॉडी मिली है उसी के लगभग 200 मीटर दूर पे एक दूसरा व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। इसका नाम रमेश कुमार राय है। ये भी रैंक से जेसीओ है। ये दोनों गोरखा यूनिट में ही पोस्टेड थे। आपस में चार्ज लेन देन की प्रक्रिया कर रहे थे। जो रमेश कुमार राय हैं ये अभी चोटिल और इनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। जब ये बयान देने की स्थिति में होंगे तब हम लोग पूछताछ करेंगे। वहीं उन्नाव से अहम खबर, 3 बदमाशों ने वकील को गोली मार दी। आपको बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और घर जाते वक्त वकील को गोली मारी। वकील की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में वो भर्ती है। हसनगंज कोतवाली के सीओ ऑफिस के पास ये घटना को अंजाम दिया गया, जहां 3 बदमाशों ने वकील पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, उसको गोली मारी। तो गंभीर रूप से घायल वकील अस्पताल में भर्ती है। तो सीओ ऑफिस के पास ये घटना हुई। वहीं अलीगढ़ में चलती कार में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते बीच सड़क पर आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड के पहुंचते पहुंचते आग ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और कार जलकर खाक हो गई। यह हादसा आगरा रोड पर हुआ। जिस कार में आग लगी वो रेनॉल्ट की क्विड थी। आग लगने के बाद कार में बैठे लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बीच सड़क धू कर जल उठी कार। देखते ही देखते आग कार के को पूरी चपेट में ले लिया आग ने और आग के गोले में तब्दील हो गई। और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक कार पूरी तरह चलकर खाक हो गई। और अगली खबर बदायूं से, जहां लकड़ी के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। बदायूं के सदर कोतवाली के जोगीपुरा की यह घटना है, जहां अचानक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते पूरा गोदाम खाक हो गया। और अब खबर जौनपुर से, जहां जमीन बंटवारे को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई पर बम से हमला किया, जिसमें वो मामूली रूप से जख्मी हुआ, लेकिन बम के तेज धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। बम से हमले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एक जिंदा बम भी बरामद किया। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के कपसिया गांव का है, जहां आबादी की जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और इसे लेकर भाई ने भाई के ऊपर बम से हमला किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कपसिया गांव है, थाना क्षेत्र खुटन का, वहाँ का मामला है। ये भाइयों में बंटवारा का विवाद है। 10 साल पहले बंटवारा हो गया था, लेकिन एक भाई को उस पर आपत्ति थी कि बंटवारा सही नहीं हुआ है। इसी पे उसने कुछ ज्वलनशील पदार्थ टाइप का इस पर पटाखा था, उस पे पीठ पे मारा है, जिससे कि वो हल्का सा घायल हुआ है। गिरफ्तार हो चुका है, अभी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पीलीभीत में दबंगों ने दिन दहाड़े पहले एक महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और फिर उसके घर पर कब्जा भी कर लिया। दबंगों की ओर से मिल रही लगातार धमकी से डरा पीड़िता और उसका पूरा परिवार अब पलायन करने को मजबूर है। इस घटना के बाद पीड़िता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगांवा पकड़िया का है। महिला का आरोप है कि 3 साल पहले पति की मौत के बाद जमीन की विरासत उसके नाम पर दर्ज हो गई थी, लेकिन बीते 13 फरवरी को दबंग शरीफ अहमद ने अपने लोगों के साथ घर पर कब्जा कर लिया। फिलहाल एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है दबंगों को विधायक का संरक्षण प्राप्त है। को निर्देशित किया गया है कि गांव में जाके जांच कर लें कि किस बिना पे ये घटना हुई है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसा कांधला थाना क्षेत्र के कैराना मार्ग पर हुआ।
वहीं रायबरेली में मोरंग से भरे ओवरलोडेड ट्रक लगातार सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रहे हैं और शहर कोतवाली के राजघाट के पास मानक के ज्यादा मोरंग में लदी ट्रक मंडियों में पहुंचती है, जहां दलालों का जमावड़ा लगा रहता है और एआरटीओ विभाग इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं करता। एबीपी की टीम इसका जायजा लेने पहुंची तो दलालों के होश उड़ गए। हमारा तो टारगेट है ओवरलोड वाहनों को पकड़ने का और हर महीने कार्रवाई की जाती है। तो हमारा 24 लाख मंथली जिनसे सीएफ वसूलने का टारगेट है। इन्हीं वाहनों से कार्रवाई करके हमारा अभी इस महीने का लगभग 22 लाख हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर भी हमारे यहाँ चालान में ऑफेंस है। अगर आपने नंबर में कोई हेर फेर किया है या नंबर आधा लिखा आधा नहीं लिखा है तो उस पर जुर्माना है, उसका प्रावधान है, कार्रवाई करते हैं। वहीं अम्बेडकर नगर में किसानों ने खेत में खड़ी अपनी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया, लेकिन किसानों ने यह कदम कृषि कानूनों के विरोध में नहीं बल्कि पशुओं से परेशान होकर उठाया है। ये पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पशु गांव में बने सरकारी गौशाला से निकलकर खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गौशाला के कर्मचारियों से शिकायत करने पर वो किसानों से अभद्रता करते हैं, जिसे ये कल्याणपुर गाँव का मामला बताया जा रहा है। सांड झुंड के झुंड पर डे निकल के खेतों में नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे ये गेहूं की जुताई होने जा रही है, अब इसमें कितना पैदावार होगा, किसान क्या करेगा। घटिया निर्माण की वजह से जितना पैसा सरकार की तरफ से आया था वो साला के लिए वो सही उपयोग नहीं हुआ, सारा पैसा बंदरबाट हो गया और इसीलिए सांड प्रतिदिन झुंड के झुंड निकल के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर में स्वाट टीम और जयसिंहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके इनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें काफी मात्रा में गहने भी शामिल हैं। पकड़े गए दोनों शातिर चोर बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं और दोनों सुल्तानपुर में रह रहे थे। बताया जा रहा है दोनों चोर दिन में बच्चों का खिलौना बेचने के बहाने घरों की रेकी करते थे और फिर रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों पर जयसिंहपुर कोतवाली में 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मार्च के महीने में गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें 58 से ज्यादा प्रजाति के 387 जानवरों को रखा जाना है, लेकिन इनमें शेरों की कमी थी, जिसे अब इटावा लॉयन सफारी के 2 शेर पूरा करेंगे, जिन्हें 27 फरवरी यानी कल गोरखपुर रवाना किया जाएगा। इन शेरों के नाम पटौदी और मरियम है, जिन्हें 25 सितंबर 2019 को जूनागढ़ से इटावा लॉयन सफारी लाया गया था, लेकिन अब दोनों शेरों का नया ठिकाना गोरखपुर की प्राणी उद्यान होगा, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनील आम्बेकर की किताब का विमोचन किया। इस दौरान आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। किताब का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र है। किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी कई अहम बातें हैं। किताब का विमोचन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में हुआ। अयोध्या में एयरपोर्ट को विस्तार देने को लेकर चल रही तैयारियों के साथ अब जल्द ही वहां से उड़ान सेवा की भी शुरुआत की जा सकती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को 250 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे जल्द ATR 72 जैसे हवाई जहाजों का संचालन शुरू किया जा सके। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट को विस्तार देने के लिए 377 एकड़ जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है और अब यूपी सरकार ने और जमीन खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 250 करोड़ रुपयों की राशि मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। कई आयोगों, निगमों, परिषदों और समितियों में 17 पार्टी नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार का दायित्व सौंपा है। इन सभी दायित्व अधिकारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है, तो 17 माननीयों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो जिन 17 शख्सियतों को ये कार्यभार, ये दर्जा दिया है, उनके नाम भी बता दें आपको। राम सूरत नौटियाल, जिन्हें उपाध्यक्ष मत्स्य पालक,
विकास अभिकरण का बनाया गया। कैलाश पंत को अध्यक्ष बनाया गया है राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का। प्रताप सिंह रावत को उपाध्यक्ष वन विकास निगम का। वहीं कमल जिंदल उपाध्यक्ष वन और पर्यावरण सलाहकार समिति। संजय सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष बने हैं वन जीव सलाहकार बोर्ड के। मोहन सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार और अनुश्रवण परिषद। आशुतोष किमोठी उपाध्यक्ष जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान। हरीश दफोटी अध्यक्ष हरिराम टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्थान। विमल कुमार को सलाहकार बनाया मुख्यमंत्री लघु उद्योग का। और बेबी असवाल अध्यक्ष बनी हैं राज्य महिला उद्यमिता परिषद की। सुषमा रावत अध्यक्ष राज्य स्तरीय महिला सतर्कता समिति की। अरुण कुमार अध्यक्ष राज्य स्तरीय खेल परिषद। मुकेश कुमार अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग। सुभाष जोशी अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद। दिनेश मेहरा उपाध्यक्ष राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहकार समिति। अनिल गोयल उपाध्यक्ष नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण। राजेंद्र जुयाल उपाध्यक्ष कृषक मित्र परिषद के। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ टनकपुर से दिल्ली के बीच नई जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 5,400 करोड़ की लागत से 250 किलोमीटर लंबे 7 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये दोनों ही प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी सौगातें हैं। वहीं दिल्ली से टनकपुर के बीच पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की। रेल मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से चंपावत के टनकपुर स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। दरअसल अनिल बलूनी की कोशिशों की बदौलत ही इस ट्रेन की शुरुआत हुई है। साथ ही बलूनी के सुझाव के बाद ही ट्रेन का नाम भी रखा गया है। लोग भी अनिल बलूनी की मुहिम का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर लगातार जिस तरह से विकास की कार्य हो रही है, भारत सरकार की तरफ से आज एक ट्रेन रेल मंत्रालय ने चलाई है। इससे पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के एक बहुत बड़े जो जनसंख्या है, इसको लाभ होगा। हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों मिलके उत्तराखंड में विकास के नए आयाम छूना चाहती है। नए नए कार्य हो रहे हैं, ऑल वेदर रोड बन रही है, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।